नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को ना और आगे बढ़ाते हैं ना, प्रोसीड करते हैं ना। देखिए अब तक हमने एक तो पढ़ लिया था आपके ना कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक विटामिन पढ़ लिया ना। आज न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं ना, फिर दो छोटे छोटे से है ना टॉपिक रह जाएंगे, एक तो एंजाइम और एक थोड़ा सा हार्मोन है ना। बस उनको पढ़ के अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो अब हम अगला जैवनु क्या ले रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए कोई भी प्रजाति हो ना, कोई भी प्रजाति हो, कोई भी स्पीसीज हो ना, वो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है ना कुछ विशिष्ट गुणों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, संचरण करता है ना, जिसको अपन आनुवंशिकता बोलते हैं ना। अरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी है ना, इनसे जो आनुवंशिक गुण, पैतृक गुण है ना, अरे अपनी अगली पीढ़ी में जाते हैं ना, तो उनका ना जाना, संचरण क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, उत्तरदायी कौन होते हैं, गुणसूत्र। तो क्या कहेंगे, प्रत्येक प्रजाति की अब ये बायोलॉजी जैसा चल रहा है अभी है ना। हाँ, थोड़ी बहुत कोई केमिस्ट्री आएगी इस न्यूक्लिक एसिड में है ना, बाकी तो बायोलॉजी जैसा ही है ना। अभी विटामिन पढ़ा था, वो बायोलॉजी जैसा ही था ना। तो प्रत्येक प्रजाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ विशिष्ट गुणों का संचरण होता है। संचरण होता है जिसे आनुवंशिकता कहते हैं ना। आनुवंशिकता कहते हैं। इसके लिए गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं ना। अब देखो गुणसूत्र जो है ना, एक तो प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं ना। तो प्रोटीन और न्यूक्लियो एसिड मिला के क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो क्या कहेंगे अपन, कि गुणसूत्र जो है ना वो प्रोटीन, गुणसूत्र प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, और गुणसूत्र में न्यूक्लिक अम्ल मिला के क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन है ना। अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। अब देखिए इसकी जो खोज की थी ना न्यूक्लिक एसिड की है ना, किसकी, इस न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी है ना, वैसे अपने है ना, अपने कोई काम का नहीं है, बायोलॉजी में पढ़ते बच्चे है ना। ये है फ्रेडरिक माइस्चर या मिस्सर, एक ही बात है ना, एनसीईआरटी में लिख रखा है इसको, फ्रेडरिक मिस्सर या माइस्चर है ना, एक ही बात है, या माइस्चर कह दो ना, फ्रेडरिक मिस्सर या माइस्चर। तो खोज तो इसने की थी, और इसको न्यूक्लिक अम्ल जो नाम दिया था ना, वो दिया था रिचर्ड अल्टमान ने। याद रखें तो रखें, मैथ वाले है ना, कोई जरूरी नहीं है ना बायोलॉजी वालों के काम का है ना,
बायोलॉजी वालों के कहा जाता है रिचर्ड अल्टमान या अल्टमान है ना, इसने इसका नाम दिया था। अब वैसे अपन देखें रासायनिक दृष्टि से देखें, अपन अपने केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, अरे न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक होते हैं ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक। तो क्या कहेंगे अपन, देखिए अपन को तो रसायन के हिसाब से काम है ना, रासायनिक दृष्टि से है ना, रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक। तो देखो बहुलक में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे ना, और बहुत सारे जुड़ते हैं उसको अपन ना, अरे अपनी केमिस्ट्री की भाषा में पॉलीमर कहते हैं ना। अब पॉलीमर का मतलब यहां क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देंगे ना। जैसे एथीन का बहुलक क्या है, पॉलीथीन, तो बहुत सारी एथीन मिलेगी, पॉलीथीन बन जाएगा। ऐसे है ना, बहुत सारे बाइनिल क्लोराइड मिलते हैं ना, तो पॉलीबाइनिल क्लोराइड बन जाता है ना, पीवीसी। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है अपनी केमिस्ट्री के हिसाब से, न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ये याद रखनी है, ये वाली लाइन है ना। तो न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियो लिखो या यो लिखो एक ही बात है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड है ना, होते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है ना, सबसे पहली बात है ना, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है ना, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आपसे पूछ लिया ना कि भाई न्यूक्लिक एसिड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, या न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक, ठीक है ना। इस लाइन को याद रखना है आपको। अब देखिए गुणसूत्रों में है ना, अरे जीन होते हैं, जीन आनुवंशिक कूट धारण करने वाले जीन, वो भी किसके बने होते हैं, अरे इसके बने होते हैं ना, किसके, न्यूक्लिक अम्ल के, है ना। यानी गुणसूत्रों में आनुवंशिक कूट पढ़ेंगे इसको आगे जाके ना, धारण करने वाले जीन न्यूक्लिक अम्ल के ही बने होते हैं ना, बने होते हैं। ये लीजिए। अब आगे देखिए, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, सुनिए। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन, हाँ जी, ये न्यूक्लियो प्रोटीन ये है ना, ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं ना, किसके, न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ये लो, तो मैं क्या लिख दूं यहां से, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है, एक तो है न्यूक्लिक अम्ल, कौन सा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा प्रोटीन। ये लीजिए आगे देखो, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं, न्यूक्लियोटाइडों के, ना, किसके, न्यूक्लियोटाइडों के, ना, किसके बहुलक हैं, न्यूक्लियोटाइडों के, ना।
तो न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइडों के। चाहो तो मैं ऐसे लिख दूं हॉल एन, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी लिख सकता हूं ना। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है सुनिए, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है एक तो न्यूक्लियोसाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? एक तो न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है ना, फॉस्फोरिक अम्ल से। और न्यूक्लियोसाइड है ये, फिर एक तो शर्करा और एक किससे? नाइट्रोजनी क्षारक से मिलकर बनता है भैया ना, नाइट्रोजनी क्षारक। ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है क्या होते हैं ना, आपको अभी याद रखना ना। तो देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन यानी गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? अरे न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड से। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक, इनसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है ना, एक डीएनए, दूसरा आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है ना, डीएनए में पाया जाता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में पाया जाता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपसे ना एक सवाल पूछा था 2016 में कि डीएनए और आरएनए या कह दो न्यूक्लिक एसिड का पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं ना, तो उससे कौन कौन से है ना घटक मिलते हैं, कौन कौन सी इकाइयां मिलती हैं। अरे तो पूर्ण जल अपघटन हो रहा तो लास्ट में मिल क्या रहा है? एक तो ये, एक ये और एक ये मिल रहा है ना, तो क्या मिलेगा? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये सवाल पूछा आपसे ना कब? अरे ये 2016 में पूछा ना, तो मैं एक नोट डाल देता हूं ना देखिए, और नोट क्या है सुनिए, देखिए डीएनए अथवा आरएनए का ना, आरएनए का पूर्ण जल अपघटन कराने पर, पूर्ण जल अपघटन कराने पर क्या मिलेगा? अरे डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड से लास्ट में क्या मिल रहा है? यही तो मिल रहा है। तो क्या कहेंगे? पूर्ण जल अपघटन कराने पर एक पेंटोज शर्करा, शर्करा कौन सी होती है? पेंटोज। अरे कौन सी शर्करा है बच्चों? पेंटोज। अरे पेंटोज का मतलब याद करो, 5 कार्बन होते हैं तो पेंटोज लगाते हैं ना। पीछे बात की थी अपन ने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना, ये क्या थे? हेक्सोज शर्करा थी है ना, यानी 6 कार्बन थे। यहाँ कौन सी शर्करा है? पेंटोज, 5 कार्बन वाली है ना। तो एक पेंटोज शर्करा कॉमा नाइट्रोजनी क्षारक, व एक क्या मिलता है? फॉस्फोरिक अम्ल, व फॉस्फोरिक अम्ल। प्राप्त होते हैं ना, प्राप्त होते हैं। आपको याद रखना है ये 2016 में पूछा ये सवाल है ना। अरे ये सवाल कब पूछा बच्चों? 2016 में, 2000 है ना 16 में, 2016 में ये सवाल पूछा ना। डीएनए का पूर्ण जल अपघटन करवाया या आरएनए का करवाया ना, उससे क्या मिलेगा? एक तो पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। देखिए मैं इसको इरेज करता हूं ना, चलिए। हाँ जी,
देखिए हाँ जी, देखिए तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है ना, कितने प्रकार का? दो। तो क्या कहेंगे अपन? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं ना, एक डीएनए और दूसरा कौन सा है? आरएनए। एक डीएनए और दूसरा कौन सा है? आरएनए। देखो डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का मतलब क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये लीजिए, ठीक है ना, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो डीएनए जो है ना, ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है ना, और बहुत कम मात्रा में ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ना, इनमें मिलता है ना। ऐसे आरएनए मुख्य रूप से कहां मिलेगा? कोशिका द्रव्य में मिलेगा ना, और अल्प मात्रा में कहां मिलेगा? केंद्रक में, है ना। तो क्या कहेंगे अपन? डीएनए मुख्यतः केंद्रक में, है ना। अरे कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है ना, केंद्रक में, वह अल्प मात्रा में, है ना, वह अल्प मात्रा में कोशिका द्रव्य कमा माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हो ना, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऐसे देखो आरएनए जो है ना, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में। आरएनए मुख्यतः कहां पाया जाता है बच्चों? कोशिका द्रव्य में, ना, साइटोप्लाज्म में। वह अल्प मात्रा में, ना,
केंद्रक में, है ना, केंद्रक में पाया जाता है। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है ना, अरे 3 घटकों से मिलकर बना है ना, एक तो शर्करा, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षारक, और तीसरा क्या है आपके तीसरा है फॉस्फोरिक अम्ल ना। तो देखिए क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर बना होता है भैया ना। कितने घटकों से? न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से मिलकर बना होता है ना, मिलकर बना होता है, बना होता है। देखिए 3 घटक कौन कौन से हैं? एक शर्करा, दूसरा है आपके नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक, ये लीजिए, और तीसरा क्या है आपके फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बच्चों? फॉस्फोरिक अम्ल। अब ये 1 बाई 1 करके पढ़ने हैं अपन को, ये सारे ही, है ना, फॉस्फोरिक अम्ल। तो सबसे पहला क्या चलेगा अपना? शर्करा। सबसे पहला क्या चलेगा बच्चों? शर्करा। देखो डीएनए आरएनए दोनों में ही पेंटोस शर्करा पाई जाती है ना। कौन सी शर्करा? पेंटोस शर्करा। तो क्या कहेंगे अपन? शर्करा कौन सी पाई जाती है? पेंटोज। पेंटोज शर्करा पाई जाती है ना। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन की शर्करा ना। कितने कार्बन की बच्चों? 5 कार्बन की। अब ये शर्करा जो है पेंटोज शर्करा 2 प्रकार की होती है भैया ना। अरे पेंटोज शर्करा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ये लो, पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है ना। कितने प्रकार की बच्चों? 2 प्रकार की होती है ना। कौन सी? देखो, एक तो है बीटा डी राइबोज, है ना। एक कौन सी है? बीटा डी राइबोज। शर्करा, और ये मिलती है आरएनए में, है ना। ये किसमें मिलती है बच्चों? आरएनए में, है ना। ये लो, और दूसरी कौन सी है? बीटा डी 2 डीऑक्सी। बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। शर्करा, और ये किस में मिलती है? डीएनए में। ये किस में मिलती है बच्चों? अरे ये डीएनए में मिलती है ना। किस में मिलती है? डीएनए में। ये लीजिए, सॉरी। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो अल्फा बीटा का मतलब तो क्या है? अपन पीछे पढ़ के आए थे ना। बीटा का मतलब OH बाई तरफ है ना, और अल्फा का मतलब OH दाईं तरफ हो ना। किस पर? एनोमेरिक कार्बन पर। तो देखो मैं इन दोनों की, है ना, स्ट्रक्चर बनाता हूं ना। किसकी? बीटा डी राइबोज की और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज की, है ना। देखो कैसे, सुनिए। जो पेंटोज 5 कार्बन की है ना, और हमको पता है ना, अरे फ्रक्टोज के अंदर फ्यूरेनोज संरचना पाई जाती थी ना, बस वही संरचना है यहां भी, है ना, ऐसी। ये लो, जो फ्यूरेनोज संरचना थी ना,
बस वही है यहाँ ना, ये लो। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ कौन सा, अरे बीटा रूप मिल रहा है ना, बीटा 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 दोनों में ना। बीटा का मतलब OH कैसा हो, बाईं तरफ। तो देखो OH बाईं तरफ, तो इसका मतलब ये पहला कार्बन है ना, अरे ये पहला कार्बन है बच्चों ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये लो पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ना, पांचवा देखते हैं अभी है ना। देखिए ग्रुप सेट करो, देखो ना, तो है ना पहले कार्बन पर क्या है, अरे बीटा रूप बनाना है ना, तो OH बाईं तरफ, तो बाईं तरफ वाला ग्रुप कहाँ आएगा, ऊपर, तो OH ऊपर H नीचे, सेम वही OH ऊपर H नीचे, ये लो H OH H OH, ये H और ये CH2OH, और ये पांचवा है ना कार्बन हो गया ना। अरे ये कौन सा कार्बन हो गया बच्चों, पांचवा कार्बन है ना। यहां देखिए H OH की जगह यहां पे क्या होगा बच्चों, अरे दूसरे कार्बन पर H ही होगा ना, होना क्या चाहिए था OH, पर है ना एक ऑक्सीजन कम हो गया यहां ना। इसलिए देखो इस बीटा का मतलब तो समझ में आ गया कि OH कैसा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला ग्रुप ऊपर आ गया ना। आगे D राइबोज, D का मतलब क्या है, कैपिटल D का मतलब अरे अंतिम क्रेल कार्बन होता है ना, उस पर OH कैसा हो राइट में, तो फिर वो कैसा है D रूप, और लेफ्ट में है तो कैसा हो जाएगा L रूप। तो इस D का मतलब तो हो गया क्या कि अंतिम क्रेल कार्बन पर OH कैसा है राइट में। बीटा का मतलब समझ गए, एनोमेरिक कार्बन पर OH कैसा है, अरे लेफ्ट में ना, बाईं तरफ बीटा बाईं तरफ बीटा, ऐसे बताया था मैंने ना। तो ये दो तो मतलब समझ में आ गया आपके ना, और राइबोज सर्कल, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ बीटा D तो सेम ही है ना, और यहाँ कौन सा है 2, यानी 2 नंबर पर डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब अरे एक ऑक्सीजन निकल गया, कमी होगी एक ऑक्सीजन की। डीऑक्सी का मतलब अरे ऑक्सीजन की कमी, कितने पर 2 नंबर कार्बन पर, अरे कितने पर 2 नंबर पर, बस यही तो एक्स्ट्रा है। देखो अरे बीटा बीटा डी डी, राइबोज सर्करा तो राइबोज सर्करा बस 2 डीऑक्सी, यानी 2 नंबर पर ऑक्सीजन की क्या होगी कमी। ये देखो तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से OH ऑक्सीजन हटा दिया, H जोड़ दिया केवल है ना, और बाकी सब कुछ सेम वही H OH, ये H और ये CH2OH, ये लो। और ये कौन सा कार्बन हो गया, अरे ये पांचवा कार्बन हो गया ना। तो ये तो कौन सा है बीटा D राइबोज शुगर है ना, राइबोज शुगर शर्करा ना। और ये कौन सा है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना, राइबोज शुगर। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहां दूसरे कार्बन पर क्या होगी, एक ऑक्सीजन की अरे कमी हो गई, यानी ये क्या हो गई यहां ऑक्सीजन की कमी इस कार्बन पर। ये लो दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन की क्या हो गई कमी, यानी डी ऑक्सीजनेशन हो गया, NaTiON, यानी डी ऑक्सीजनेशन, वी ऑक्सीजनीकरण, यानी एक ऑक्सीजन निकल गया कहां से 2 नंबर कार्बन से है ना। तो ये तो किस में मिलती है, अरे ये तो है RNA में, और ये किस में है बच्चों, अरे ये DNA में है ना। ये लो तो आपसे है ना कोई सी पूछ ले कि बीटा ना या DNA में पाई जाने वाली शर्करा है ना, उसको चित्रित कीजिए ना, उसकी संरचना बनाइए। तो ऐसे बनानी है आपको ना, RNA में पाई जाने वाली शर्करा की संरचना ऐसे बनानी है आपको ना। अब देखिए आगे सुनिए, अब क्या चलेगा अपना नाइट्रोजनी क्षारक। कौन सा, नाइट्रोजनी क्षारक। पहला मैंने समझा दिया शर्करा ना, अब दूसरा देखिए आप नाइट्रोजनी क्षारक। देखिए नाइट्रोजनी क्षारक क्या है, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक। कौन से, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। तो क्या कहेंगे, नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय
यौगिक नाइट्रोजनी क्षारक कहलाते हैं ना, नाइट्रोजनी क्षारक कहलाते हैं। ये लो, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक है ना। अरे एक समचक्रीय यौगिक होते हैं, एक विषम चक्रीय। 11वीं क्लास में पढ़ के आए आप ना। समचक्रीय का मतलब अरे जो भी चक्रीय बले बने उसमें समान परमाणु है ना, और समान परमाणु कार्बन होते हैं ना, इसलिए इनको कार्बन चक्रीय भी कह देते हैं, समचक्रीय बलों को। विषम चक्रीय का मतलब चक्र या वलय जो है उसमें ना समान परमाणु नहीं हो ना। जैसे मान लो अरे 5 कार्बन की रिंग है, उसमें ना 4 कार्बन हो मान लो ना, सॉरी 5 है ना एटम की वलय है ना, तो उसमें 5 जैसे 4 कार्बन है, एक मान लो कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर वगैरह कुछ भी आ जाए ना, वो कैसा है, विषम चक्रीय यौगिक। तो ये कैसे, नाइट्रोजन आता है यहाँ विषम परमाणु ना, कार्बन के अलावा ना भिन्न परमाणु कौन है, अलग परमाणु नाइट्रोजन, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। ये 2 प्रकार के होते हैं भैया ना। अरे कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के। तो ये 2 प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। ये लो, एक कौन सा है देखो, एक प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक होता है, और एक कौन सा होता है, पिरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षारक। एक प्यूरिन, दूसरा कौन सा है बच्चों, अरे पिरिमिडिन, दूसरा कौन सा है, पिरिमिडिन। जो प्यूरिन, ये भी 2 प्रकार के हैं ना। कितने प्रकार के हैं, 2। एक एडिनिन और दूसरा कौन सा है बच्चों, ग्वानिन। यानी प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक भी 2 प्रकार के हैं ना। देखो इसका सिंबल लिख देता हूं मैं ना, एडिनिन को कैपिटल ए से लिखेंगे ना, ग्वानिन को कैपिटल जी से। देखो पिरिमिडिन है ना, ये 3 प्रकार के हैं भैया ना। कितने, 3। एक थाइमिन, एक साइटोसिन, और एक कौन से है बच्चों, अरे एक यूरेसिल है ना। कौन सा, यूरेसिल है ना। एक कौन सा है, यूरेसिल। तो थाइमिन को तो लिखते हैं अपन टी से, साइटोसिन को सी से, और यूरेसिल को अरे यू से लिखते हैं ना। यूरेसिल को किससे लिखते हैं बच्चों, यू से। अब सुनिए, देखो इनमें से डीएनए में तो कौन कौन से पाए जाते हैं ना, और आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं ना। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखा, नाइट्रोजनी क्षारक यानी नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजनी क्षारक कहलाते हैं। 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षारक। प्यूरिन 2 प्रकार का है, फिर से एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन 3 प्रकार का, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब डीएनए में देखो इनमें से कौन सा मिलता है, तो डीएनए में मिलता है इनमें से एटीजीसी है ना, या ऐसे लिख दूंगा ना, एक सेकंड में ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, एटीजीसी है ना, या एजीटीसी कर दो ना, जिससे कि आपको ना, अरे प्यूरिन अलग पिरिमिडिन अलग है ना। ये लो एक सेकंड, है ना, एजीटीसी, ठीक है ना, एजीटी और सी। और इसमें क्या मिलता है, आरएनए में एजीयूसी। कौन सा मिलेगा बच्चों, एजीयूसी है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है ना कि डीएनए और आरएनए में ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक मिलते हैं। तो ए का मतलब एडिनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन, और सी का मतलब साइटोसिन। जबकि यहाँ कौन से एडिनिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह कौन आ गया, यूरेसिल। साइटोसिन की जगह तो साइटोसिन ही है ना, बस थाइमिन की जगह कौन आ गया, यूरेसिल। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि आरएनए में है ना, थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक पाया जाता है ना, तो कौन सा पाया जाता है, अरे यूरेसिल पाया जाता है ना। कौन सा बच्चों, यूरेसिल। तो ये मैंने आपको नाइट्रोजनी क्षारक बता दिया ना, शर्करा बता दिया ना। अब मैं इनकी एक बार स्ट्रक्चर और बना देता हूं 5 की, है ना, आपके लिए। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए भैया ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए आप आगे सुनिए, एक बार मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाता हूं ना आपके लिए।
हाँ जी, तो 1 बाय 1 करके मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना, ये लीजिए। वैसे स्ट्रक्चर पूछी नहीं गई आज तक है ना, पर मान लो पूछ ले, अरे कोई पता थोड़ी ना है ना, कुछ भी पूछ सकता है ना, एग्जामिनर है, जब बुक्स में दे ही रखा है तो ना। तो एक बार मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना। स्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा ना टिपिकल नहीं है ना, थोड़ा सा समझना है आपको ना। नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक हैं ये ना, देखिए। हाँ जी, देखिए ऐसी रिंग है ना यहां, देखो ये तो 6 मेंबर्ड है ना, 6 मेंबर बोल रहा हूं मैं ना। 6 मेंबर कौन से? एक कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, तो 6 हो गए ना। देखो अरे 1 2 3 4 5 6, और देखो ये 5 मेंबर है इधर वाली, 1 2 3 4 5। अब कोई सोचेगी सर आपने तो इधर काउंट कर लिया ना, अरे रिंग तो इधर ही बन रही है, इसको मैं यहां से छुपा दूं तो देखो इधर 5 की बन रही है, इधर से इसको छुपाऊंगा तो वो 6 की बन रही है ना। तो एक 6 मेंबर रिंग है, एक कैसी है? 5 मेंबर रिंग है ना। अब देखिए इस 6 मेंबर वाले में देखिए आपको ना, एक डबल बॉन्ड तो यहां है ना, एक डबल बॉन्ड यहां, एक डबल बॉन्ड यहां। अरे एक तरीके से बेंजीन रिंग में सारे के सारे कार्बन होते हैं ना, ये कार्बन कार्बन, और वो 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं ना एकांतर क्रम में, देख लो ना। अरे पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, बस तो बस है ना। बेंजीन रिंग में से 2 कार्बन को हटा के 2 नाइट्रोजन लगा दिया ना। और इधर कौन सी है? 5 मेंबर रिंग। इधर कौन सी है? 5 मेंबर रिंग, जिसमें से 2 तो नाइट्रोजन है, और ये 1 2 3 क्या है? कार्बन। और देखिए यहां एक NH2 ग्रुप पर जुड़ा होता है ना, कौन सा? NH2। कौन सा ग्रुप है बच्चों? NH2। एक बार मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा देखता हूं ना, आ रहा है क्या? यस आ रहा है ना। तो इसका नाम क्या है? देखो इसका नाम है एडिनिन। अरे इसका नाम क्या है बच्चों? एडिनिन है ना, वो वाला। ये दूसरा देखो, ये डबल और ये डबल, और यहां पे देखो ना, इधर NH2 था, अब की बार ये NH2 यहां जुड़ जाएगा ना, ये लो उसके जैसा ये बस है ना। और एक ये हट जाएगा यहां, और इसकी जगह ना अरे ये कीटोन समूह जुड़ जाएगा ना, CO। ये लो CO समूह जुड़ गया ना, और इधर इसकी वैलेंसी पूरा करोगे तो यहां H जुड़ा हुआ है ना, ये लो। इसका नाम क्या है? ग्वानिन। ग्वानिन, ये एडेनिन था, ये ग्वानिन था। वो 6 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 5 मेंबर, सब कुछ सेम सही है ना। यहां 3 थे डबल बॉन्ड, यहां 2 है ना, बस वहां से हटा दिया उसको, एक डबल बॉन्ड को ना 2 लगा दिए, और एक NH2 वहां से कहां गया? यहां गया, और वहां CO आ गया ना। देखो इनका नंबरिंग करें ना, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो इनकी है ना, चाहो तो आप ना नंबरिंग कर लो, और नहीं तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है ना। चलो मैं कर देता हूं, ये लो है ना। ये 1 2 3 4 5, और ये 6 7 8, और ये 9, ठीक है ना। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो। ये मैंने एडेनिन और ग्वानिन दोनों की संरचना बना दिया ना आपके लिए, ठीक है ना।
ये नंबर दिए हैं ना, इसका भी मैं बताता हूं क्यों दिए हैं ना। अब आगे देखिए अगला, हाँ जी देखिए इसमें भी कौन आएगा यहां, नाइट्रोजन। ये लो, ये NH, ये डबल, ये डबल, और इधर CO, और इधर कौन है, NH2। ठीक है ना, लगभग उसके जैसा ये देखो, उसके जैसा ना लगभग, दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड, एक CO है ना, इस तरीके से ये लगभग कुछ कुछ है ना। तो इसका नाम है, देखो क्या, इसका नाम है आपके साइटोसिन। इसका नाम क्या है बच्चों, साइटोसिन। आगे देखिए अगला, ये N, ये NH, ये भी NH है आपकी, ये CO, ये CO है ना, और एक है ये डबल बॉन्ड, और इधर कौन आ गया, CH3। इधर कौन आ गया, CH3 है ना। और देखो एक ऐसा है ना, ये लो, ये N, ये N, तो नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिकी है ना। देखो ये NH, ये डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O। ये लो, कुछ भी नहीं है देखो, अरे ये और ये तो सेम ही है ना, बस देखो डबल बॉन्ड, एक यहाँ CH3 है, यहाँ HH ही दोनों, बस देखो NH CO सब कुछ सेम है ना। तो ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है ना, ये थाइमिन है, और ये क्या है, अरे ये यूरेसिल है ना। ये क्या है बच्चों, यूरेसिल है ना। और देखिए इनका नंबरिंग अगर करना चाहें अपन तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करेंगे इसके ना, वही 1 2 3 4 5 6, और यहां भी वही हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना, ये लो। तो ये मैंने सबकी स्ट्रक्चर बना दिया आपको नाइट्रोजन क्षारकों की है ना। तो ये दोनों एक जैसे एडेनिन ग्वानिन, ये प्यूरिन वाले हैं ना, 6 मेंबर 6 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर। तो 5 में तो कोई चेंज नहीं है दोनों में, तो 5 तो सेम ही है ना। बस 6 वाले में क्या कर दिया, यहाँ 3 डबल बॉन्ड थे, यहाँ 2 है, बस एक CO ग्रुप आ गया एक्स्ट्रा ना, NH2 तो था ही पहले से। बस थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही आपको ना। यहाँ देखो, यहाँ इसमें क्या किया, इसमें कुछ नहीं है, देखो पहले एक NH2 था, उस NH2 को हटा के उसकी जगह CO लगा दिया, और ये दोनों तो सेम ही है, बस यहाँ CH3 है, वहां CH3 नहीं है। अब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ना अपने आप आ जाएगा ना। तो ये हो गया आपके नाइट्रोजनी क्षारक कंप्लीट। अब देखिए एक फॉस्फोरिक एसिड देखिए ना, एक क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा घटक कौन सा है अपना, फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फोरिक अम्ल ऐसा है, देखो P डबल बॉन्ड O OH OH और ये OH, ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया ना। और फॉस्फोरिक एसिड जो है ना, वो शर्करा से या तो तीसरी पोजीशन से जुड़ेगा या पांचवी पोजीशन से जुड़ेगा। तो तीसरी तो ये रही, ये तीसरी, और पांचवी हो रही, तो या तो तीसरी पोजीशन से जुड़ेगा या पांचवी से। तो क्या कहेंगे कि फॉस्फोरिक अम्ल
शर्करा से तीसरी या पांचवी स्थिति से, है ना, या पांचवी स्थिति से जुड़ता है ना, पांचवी स्थिति से जुड़ता है ना। हाँ, लेकिन राइबोज शर्करा में है ना, अगर शर्करा कौन सी है बच्चों, राइबोज, तो राइबोज शर्करा में यह C2 से भी जुड़ सकता है ना, C2 से भी जुड़ सकता है ना। देखो C2 का मतलब ये दूसरा, राइबोज में यहां से भी जुड़ सकता है ना, वैसे तीसरी या पांचवी से जुड़ता है कौन, फॉस्फोरिक अम्ल, और फॉस्फोरिक अम्ल ये रहा ना, H3PO4। अगर आपसे पूछ लिया ना कि H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होगा, +5 है ना, प्लस का 5। अपन ने तो केमिस्ट्री लगा दी वैसे ना, हाँ केमिस्ट्री के हिसाब से है ना, बाकी तो आपसे क्या पूछेगा, मुश्किल पूछेगा ना। ये 11वीं क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था तब, है ना। तो ये हो गया आपका ना, न्यूक्लिक एसिड जो है वो 3 घटकों से मिलकर बना था। शर्करा कंप्लीट पढ़ लिया अपन ने, है ना, और नाइट्रोजनी क्षारक कंप्लीट पढ़ा दिया मैंने, है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बता दिया आपको ना। और तीसरा था फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, मैंने सारे ही पढ़ा दिए ना, सारे ही पढ़ा दिए आपको ना। और कौन कहां जुड़ेगा ना, ये सब कुछ बता दिया मैंने आपको ना। आगे देखिए अगला, इसी में है ना, हाँ जी देखिए, तो देखिए फॉस्फोरिक अम्ल तो शर्करा से कहां कहां जुड़ सकता है, या तो तीसरी पे जुड़ेगा या पांचवी पे, और राइबोज शर्करा में C2 से भी जुड़ सकता है ना। अब आगे देखिए, शर्करा का जो पहला कार्बन होता है ना, पहला कार्बन, उससे कौन जुड़ता है, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं ना। तो क्या लिखेंगे अपन, शर्करा के पहले कार्बन से, पहले कार्बन यानी C1 से नाइट्रोजनी क्षारक कौन, एक सेकंड, नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं ना। ये लीजिए, शर्करा के पहले कार्बन से नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ते हैं ना। एक चीज और देख लो ना, चाहो तो याद रखना, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना। तो एक न्यूक्लियोसाइड के एक न्यूक्लियोसाइड है ना, एक न्यूक्लियोसाइड में है ना, एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का C1 यानी शर्करा का पहला कार्बन है ना, शर्करा का कौन सा पहला कार्बन, उससे नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ रहा है ना। तो एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का C1 कॉमा प्यूरिन के
N9, यानी ये प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक है ना, ये कौन सी पोजीशन से जुड़ेगा? 9वीं पोजीशन से। कौन सी से? 9वीं से। किससे? शर्करा के पहले कार्बन से, है ना। प्यूरिन एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा का C1, प्यूरिन के N9, प्यूरिन के N9 व पिरीमिडीन के N1 के साथ जुड़ा रहता है ना, के साथ जुड़ा रहता है। इसको याद रखें तो रखें आप, नहीं कोई जरूरी नहीं है ना। फिर आपको इतना याद रखना है ना, कौन सा, कि भाई जो शर्करा है ना, पेंटोस शर्करा, उसके पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेगा, तीसरे या पांचवें से कौन जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड, और राइबोज में ये C2 से भी जुड़ सकता है कभी कभी, है ना। ठीक है ना। अब देखिए मैं इसका निष्कर्ष लिख रहा हूं ना, तो वो एक शर्करा आपसे पूछ लिया ना, प्लस नाइट्रोजन क्षारक, कोई सा भी एक नाइट्रोजन क्षारक जोड़ दिया जाए, प्यूरिन जोड़ो आप, पेरीमिडीन जोड़ो, आपकी इच्छा है ना। उससे जो इकाई बनेगी ना, उस इकाई का नाम क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अरे उस इकाई का नाम क्या है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। ये लीजिए। और अगर न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए, क्यों, न्यूक्लियोसाइड तो पहले से इन दो से मिलकर बना है ना, तो देखिए अगर मैं ऐसे कह दूं शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक, है ना, नाइट्रोजनी क्षारक, ये मिलके तो क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसाइड। और इसमें मैं फॉस्फोरिक अम्ल और जोड़ दूं, कौन सा बच्चों? अरे फॉस्फोरिक अम्ल, ये लो। तो अब जो बनेगा ना, अरे अब जो इकाई बनेगी उसका नाम है, अरे न्यूक्लियोटाइड। अरे अब उस जो न्यूक्लियो, ये क्या नाम, अब जो इकाई बनी है इसका नाम क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब मैं सीधे सीधे ऐसे कह सकता हूं ना कि न्यूक्लियोसाइड में मैं फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ दूं। अरे इन दोनों का मतलब तो यही तो है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ दूं मैं, तो उससे क्या बन जाएगा? अरे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाए जाते हैं? शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है ना। और देखिए दो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये न्यूक्लियोटाइड, ये लीजिए, प्लस न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है? अरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है? न्यूक्लिक अम्ल ही तो है। तो इसका मतलब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। अरे जुड़ेंगे किससे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अरे ये ही काम का है। तो आपसे पूछ लेगा ऐसा ना, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। अरे कौन सा बंध? फॉस्फोडाइएस्टर बंध। याद करो जैसे दो मोनोसैकेराइड की इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ती थी, है ना, दो न्यूक्लिक एसिड, दो एमिनो एसिड, है ना, पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते थे। ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। अरे ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। और है ना, तीनों ही बॉन्ड पड़े हुए लगेंगे ना। ऐसे कह देगा कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में, है ना, किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, है ना, सभी के द्वारा। तो कौन सा बंध? फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। अब दो जोड़ रहे हैं तो डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे तीसरा आएगा। अरे इसके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बंध बन गया, एक अगला आएगा तो उसके बीच बन जाएगा, इधर आएगा तो इसके बीच बन जाएगा। तो ऐसे करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाती है ना। तो अभी तो क्या दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहे हैं अपन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे डाइन्यूक्लियोटाइड।
ये बन गया आपके डाइन्यूक्लियोटाइड। कौन सा बच्चों? डाइन्यूक्लियोटाइड। या चाहो तो ऐसे कर लो, चलो इसको ना, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं, चलो ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही कर देते। भाई 2 जुड़ेंगे तो डाई, 3 जुड़ेंगे ट्राई, 4 जुड़ेंगे टेट्रा, ठीक है ना। और अपन क्या कर रहे हैं, अरे अपन तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं ना, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं ना, तो मैं इसको लिख दूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये लो। और ये ही क्या है हमारा, अरे ये ही क्या है बच्चों, अरे न्यूक्लिक एसिड। इसी का ही नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अरे कौन सा एसिड बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। ये लीजिए, ये क्या बन गया, न्यूक्लिक एसिड बन गया ये ना। अरे कौन सा एसिड बच्चों? न्यूक्लिक एसिड बन गया ये ना। कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको ना इरेज करता हूं और थोड़ा सा आगे और करते हैं ना हल्का सा। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया। देखिए अब मैं एक न्यूक्लियोटाइड का चित्र बनाता हूं आपको ना, किसका? न्यूक्लियोटाइड का ना। देखिए देखिए न्यूक्लियोटाइड का चित्र कैसे बनेगा, सुनिए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, देखिए मैं शॉर्ट में बना रहा हूं ना। तो ये तो क्या है हमारे पास, शर्करा। ऐसी तो शर्करा है ना जिसमें फ्यूरेनोस संरचना होती है ना, ये लो। देखिए ये क्या है, ये 5वें कार्बन पर एक CH2OH जुड़ा हुआ है ना, ये लो। और ये क्या है अपने पास, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कौन सा है, 5th। अब देखिए अपन ने क्या कहा कि शर्करा के पहले कार्बन से कौन जुड़ेगा? अरे शर्करा के पहले कार्बन से कौन जुड़ेगा? देखो शर्करा के पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़ेगा ना। इसका मतलब पहला कार्बन ये रहा, तो इससे कौन जुड़ेगा? अरे इससे नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा ना, यानी नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेगा। ये लो, हो गया। अब अपन ने क्या कहा, देखो फॉस्फोरिक अम्ल शर्करा के तीसरी या 5वीं स्थिति से जुड़ता है। ये तीसरी है, वो 5वीं है ना, तो यहां कौन जुड़ेगा? अरे यहां फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। अरे इससे कौन जुड़ेगा बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। यानी मैं ऐसे लिख दूं, देखो ना, इससे कौन जुड़ेगा? अरे इससे कौन जुड़ेगा बच्चों? इससे जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, है ना। ये लो H3PO4, ये लो H3PO4। वो कहां जुड़ेगा? यहां, या तो यहां जुड़ेगा या फिर अरे इसके साथ जुड़ेगा H3PO4, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ जुड़ेगा। ये लो, या तो तीसरी पोजीशन से जुड़ेगा या 5वीं पोजीशन से जुड़ेगा। तो देखो शर्करा ये क्या है, शुगर, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों? अरे शुगर है ना, शर्करा है। ये क्या है? शर्करा। ये लो, तो शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फोरिक एसिड मिलके क्या ना, तो या तो इधर जोड़ दो इसको, है ना। ये लो, एक पे जोड़ेंगे अपन ना, या तो तीसरी से जोड़ दो या 5वीं से, है ना। तो मैंने कौन सी से जोड़ दिया अभी? अरे अभी मैंने तीसरी पोजीशन से जोड़ दिया ना। तो ये क्या है, एक, अरे ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना। ये लो, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये तो समझ में आ गया आपके यहां तक सब कुछ। कौन कहां जुड़ेगा इसको याद रखो, तो रखो, नहीं मत रखो, उसको याद रखना है। शर्करा के पहले कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फोरिक एसिड कहां जुड़ेगा? शर्करा की या तो तीसरी पोजीशन से या 5वीं से। राइबोस शर्करा में कभी कभी ये C2 से भी जुड़ सकता है। और मैंने एक है ना न्यूक्लियोटाइड का क्या बना दिया, चित्र। अब देखो ये वाली बात को समझे अपन ना, कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं ना, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता कैसा है ना, तो देखिए एक बार आप, फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता कैसा है ना, देखिए
देखिए ऐसा कर सकते हैं, पर देखिए ये एक तो क्या है, ये तो शर्करा है ना, ये लो, इससे देखो इधर तो कौन जुड़ेगा, अरे इधर तो इससे नाइट्रोजन ही बेस जुड़ेगा ना, ये लो, ये फर्स्ट हो गया इसका ना। सेकंड वाला देखो ये SaHOH और ये HOH, इधर चौथा, और इधर कौन सा है आपका ये पांचवा CH2OH, ये लो H, ये ऐसे था ना, ठीक है। अब सुनिए आप यहां से देखिए आप, है ना, इसको मैं फर्स्ट कह दूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और ये कौन सा है आपका फिफ्थ। तो देखो अभी तक तो अपन ने क्या कर दिया, ये शर्करा है शुगर, ये लो शर्करा नाइट्रोजन क्षारक। अब फॉस्फोरिक एसिड देखो, फॉस्फोरिक एसिड ऐसा होता है ना, P डबल बॉन्ड OH OH और ये OH, तो कोई से भी एक OH से जोड़ दो इसको, कोई से भी एक OH से जोड़ दो, तो इसका OH और इसका OH यहां से जल का निकल जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे देखो, मैं यहां जोड़ देता हूं, ये P, ये डबल बॉन्ड O, और इधर कौन था OH, इधर कौन था OH है ना, एक OH मैंने इधर जोड़ दिया और एक OH मैंने इधर जोड़ दिया, ये लो जुड़ गया। और अपने पास यहां जगह है ना, कम रहेगी है ना, चलिए देखते हैं ना अभी। और एक इधर देखो H3PO4 इधर भी आके जुड़ सकता है ना। अब देखिए मैं एक दूसरा शर्करा बनाता हूं ना, दूसरी शर्करा, देखो ये जगह कम पड़ेगी ना, एक सेकंड इसको मैं ना यहां से इरेज, ये तो इरेज कर दूंगा ना, चलिए उधर बनाता हूं मैं ना, एक सेकंड है ना, इसको यहां से मैं इरेज करता हूं ना, चलिए इसको इसको हटाऊं मैं ना यहां से, इस तरह बनाता हूं मैं ना, इसके नीचे लिख देता हूं मैं यहां ना, न्यूक्लियोटाइड ये है ना, ये लो, ये क्या है अपने पास, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है बच्चों, ये लीजिए। तो मैं यहां बनाता हूं मैं ना, कैसे सुनिए, ये लो, ये लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहां इधर तो कौन जुड़ रहा है, अरे इधर तो नाइट्रोजन ही क्षारक जुड़ेगा ना, नाइट्रोजन बेस, है ना। आपसे ऐसा कोई पूछेगा नहीं, आपसे तो ये काम का ना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ऐसा ना कि कैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, है ना। इधर आपके H, ये लीजिए, इधर HOH HOH, इधर H, और ये कौन था CH2OH, ये लो। और इसको नंबर देना चाहें तो 1 2 3, ये 4 और ये आपका 5, और ये क्या है आपका शुगर। देखो अभी तक अपन ने शर्करा जोड़ दिया, नाइट्रोजन क्षारक जोड़ दिया, यानी न्यूक्लियोसाइड बना दिया ना। अब उससे फॉस्फोरिक एसिड जोड़ूंगा मैं ना, और फॉस्फोरिक एसिड मैंने अभी बताया था आपको ना, ऐसा होता है ऐसा ना, अरे P डबल बॉन्ड OH, 3 OH है यहाँ ना, और ये OH ऐसा है ना। देखिए मैं इसको यहां लिखता हूं मैं ना, P डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर OH, ठीक है ना। अब अगला देखो मैं ना, ऐसा शर्करा अणु बनाता हूं मैं ना, ये लो, वही ऊपर वाले के जैसा ना। देखिए अब इधर कौन जुड़ेगा, इधर नाइट्रोजन ही क्षारक जुड़ेगा, इधर देखिए आप H, ये H OH HOH, और इधर H, और ये क्या है CH2, और इधर OH, ठीक है ना। देखो इसमें नंबरिंग करता हूं मैं ना, देखिए 1 2 3 4, और ये आपका 5, ये वाला कार्बन कौन सा है आपका 5, और ये क्या है शर्करा शुगर। देखो ये तो न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, नाइट्रोजन क्षारक शर्करा फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया ना। अरे बन गया न्यूक्लियोटाइड, अभी जोड़ा नहीं मैंने ना, तो जुड़ेगा कैसे,
इधर से H, इधर से OH, या इधर से है ना H निकाल दो, उधर से OH, बात तो एक ही। तो यहां से क्या होगा, देखो ये तो हट जाएगा ना, देखिए ये तो ऑक्सीजन को हटा दूंगा ना, और इनके बीच क्या होगी, अरे ये बॉन्डिंग हो गई बच्चों, अरे ये बॉन्डिंग हो गई। तो देखो नाइट्रोजन क्षारक शर्करा और ये फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया मैंने, तीसरी पोजीशन पे जोड़ दिया, और पहली पे किसको जोड़ दिया मैंने, नाइट्रोजन क्षारक को। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, अरे ये न्यूक्लियोटाइड हो गया ऐसा ना। तो ऐसा ही एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड में लेता हूं। तो अभी तक मैंने क्या किया, नाइट्रोजन क्षारक शर्करा लिया है ना, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया मैंने अभी, है ना। देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ना है। तो देखो CH2OH, पांचवे का देखो OH, और इधर भी इसके पास क्या है OH। तो यहां से क्या होगा भाई, एक OH एक H हट जाएगा, है ना, जल का अणु बाहर हो जाएगा ऐसे ऐसे। देखो इसको हटा दूं मैं, ये लो, और ये इधर से H हट गया, ये लो, और इन दोनों के बीच क्या होगी, अरे बॉन्डिंग हो गई। अरे इन दोनों के बीच क्या होगी बच्चों, बॉन्डिंग। तो देखना नाइट्रोजन क्षारक शर्करा और ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ था, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन क्षारक शर्करा और एक फॉस्फोरिक एसिड ये जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया ना। अरे ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो ये न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, अरे इस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। देखो अरे इसके द्वारा, अरे इस वाले के द्वारा ये जुड़ गए। और ये बॉन्ड ही कौन सा है, अरे ये ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अरे कौन सा बॉन्ड बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर अरे बॉन्ड जो इंपॉर्टेंट है ना। ये लो, ये ऐसे है ना, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। अब देखो वही बात, इधर पांचवे से जुड़ा है फॉस्फोरिक एसिड, तो ऐसे पांचवा ये इधर भी है, इधर आके जुड़ सकता है, ऐसे ये तीसरे से जुड़ सकता है ना। तो मैं क्या करूं यहां से, अरे मैं इसको ऐसा कर दूं क्या, ये देखो यहां से H हटाऊं, इधर से मैं OH हटाऊं, और देखो इधर आके कोई जुड़ सकता है ना, अरे इधर आके कोई जुड़ सकता है, और ऐसे ही अरे इधर आके कोई जुड़ सकता है। यानी इधर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ो, फिर इधर से एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, इधर से भी एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनाना, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ना, ठीक है ना। कोई विशेष काम का नहीं है, आपको तो ऐसे याद रखना, ऐसे पूछेगा ऐसे नहीं पूछेगा ना। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना दिया ना, वो तो न्यूक्लियोटाइड था, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये मैं यहां लिख दूंगा ना, ये क्या बना दिया अपन ने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, अरे इसी को ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों, अरे इसी को ही न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं ना। तो मैंने ये ना आपको सब कुछ बना दिया ना। अब एक डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं ना, एक डीएनए और आरएनए में अंतर देख लेते हैं ना, ठीक है। हाँ एक चीज और देखें आप, देखो ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, तो इससे देखो शर्करा और ये फॉस्फेट है ना, अरे फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट के रूप में जुड़ेगा या ना, किसके रूप में, फॉस्फेट के रूप में। तो ये शर्करा फॉस्फेट शर्करा, फिर आगे फॉस्फेट, फिर शर्करा फॉस्फेट, ऐसे चलता जाएगा। और देखो नाइट्रोजन क्षारक तो साइड में चल रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसे हो रहा है, शर्करा ना और फॉस्फेट शर्करा फॉस्फेट शर्करा फॉस्फेट। तो ये तो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी जैसा चल रहा है ना, एक तने के जैसा। और साइड में कौन जुड़े हुए हैं, अरे इससे नाइट्रोजन क्षारक जुड़े हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का जो आधार है वो तो कौन बनाता है, शर्करा और फॉस्फेट, और नाइट्रोजन क्षारक उससे अरे शाखाओं के रूप में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इधर आ जाएगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इधर आ जाएगी, इधर भी शर्करा फॉस्फेट, इधर भी शर्करा फॉस्फेट, इसके नाइट्रोजन क्षारक इधर, इसके इधर, इनके बीच में क्या होगा, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी ना, और उससे एक डीएनए बन जाएगा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि आरएनए में केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। तो कोई पूछ ले हमसे कि न्यूक्लिक एसिड में है ना या पॉलीन्यूक्लियोटाइड में है ना, अरे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसे बनती हैं, है ना, शर्करा फॉस्फेट तो उसका आधार बनाते हैं, उससे साइड में कौन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन क्षारक। तो ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच में, अरे नाइट्रोजन क्षारक के बीच में क्या होगा, उनकी नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा ना, उससे डीएनए बन जाएगा एक ना, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए आरएनए में अंतर। देखिए कैसे लिखेंगे, सुनिए।
हाँ जी, देखिए एक न्यूक्लिक अम्लों में ना, एक लाइन में ये लिखता हूं ना, न्यूक्लिक अम्लों में है ना शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक है ना, शर्करा कॉमा फॉस्फेट है ना, यानी फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट के रूप में जुड़ता है ना, फॉस्फेट व नाइट्रोजनी क्षारक जिस क्रम में जुड़े रहते हैं ना, जिस क्रम में जुड़े रहते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल की प्राथमिक संरचना कहते हैं ना, प्राथमिक संरचना कहते हैं ना। यानी इसमें ऐसे तो जुड़ेंगी, देखिए शर्करा, फॉस्फेट, शर्करा, फॉस्फेट, फिर शर्करा, फॉस्फेट है ना, शर्करा इस तरीके से जुड़ेंगे है ना। और शर्करा से कौन जुड़ेगा? अरे नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ेंगे ना, नाइट्रोजनी बेस, यहां भी नाइट्रोजन बेस, ये लो, और इससे वही नाइट्रोजन बेस है ना, इस तरीके से जुड़ते जाएंगे है ना। और ये इसका मैं कर दूं हॉल एन, अरे इसका मैं क्या कर दूं बच्चों, हॉल एन। तो ये पूरा क्या बन गया एक, अरे ये क्या बन गया देखो, ये नाइट्रोजन क्षारक शर्करा फॉस्फेट, अरे ये क्या बन गया एक, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अरे ये क्या बन गया बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे देखो है ना, नाइट्रोजन बेस, शर्करा और ये फॉस्फेट, ऐसे ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जा रहे हैं, मैंने हॉल एन कर दिया ना। और ये क्या बन जाएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। अब देखिए एक डीएनए आरएनए में अंतर रह रहा है ना, अभी थोड़ा सा और आगे की बात और करेंगे ना, तो इसको अपन कल कर लेते हैं ना, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना, कल इसको न्यूक्लिक एसिड को बाइंड अप करके है ना, एंजाइम हार्मोन और है ना, तो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लिक एसिड की छोटी सी एक क्लास लेंगे ना, उसके बाद एंजाइम और हार्मोन की एक क्लास लेंगे ना, और कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे ना, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना। सभी को स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आराम से पढ़ाई करें ना, साफ सुंदर नोट्स बनाए ना, और अच्छे से पढ़ाई करें ना, हाफ ईयरली को बिल्कुल सीरियसली ले भैया ना, ठीक है ना। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, क्लास अच्छी लगे तो ना, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक है ना।